तो कानून ही बदलना पड़ेगा, संविधान में भी संशोधन करना पड़ेगा और राज्यों को भी अपने कानून बदलने पड़ेंगे। नगर निगम के अधिकारियों के बीच में कि अधिकारी जो हैं वो हमारी बात सुनते नहीं है, इसीलिए काम नहीं हो पा रहा है शहर में। तो ऐसा तो कहीं भी नहीं है कि कोई हमारी सुनता नहीं है। वो हमारी नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा, और नहीं सुनेगा तो उसके भी तरीके हैं भाई। तो जैसे आपने बताया इसको ठीक करने की ज़रूरत है, तो ये किस तरीके से ठीक होगा? तो कानून ही बदलना पड़ेगा, संविधान में भी संशोधन करना पड़ेगा और राज्यों को भी अपने कानून बदलने पड़ेंगे। भागीरथ में भी कई बार क्या है, कई लोग ये पूछते हैं कि अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। किसी भी सिस्टम में अगर कुछ होता है तो उसका अध्यक्ष जिम्मेदार होता है, नैतिक जिम्मेदारी तो है और वो जनप्रतिनिधि की है। कनाडिया रोड पर इंक्रोचमेंट हटाया, सब लोगों को हटाया, तो नगर निगम की गाड़ी पहुंची जो हटाते हैं वहाँ पर, वो अमला पहुंचा वहाँ पर, उन्होंने एक लड़के को मारा। हाथापाई इतनी उसके साथ में कि लड़का वहाँ पर बेहोश हो गया। लेकिन क्या मारना सही था उसका? मारने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है। शुरुआत में टॉयलेट्स बने थे नए, पर उनके ऊपर अब मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जितनी हमारी पब्लिक टॉयलेट्स थी वो रेगुलर मेंटेन होती हैं, IoT बेस्ड हैं, और हर पब्लिक टॉयलेट पे हम चौकीदार बिठा दें, ये संभव नहीं है। जो मिल में भी डेवलपमेंट होगा और मिल जो है मॉल में बदलेगा, तो वहाँ पर जो जंगल है पूरा, जो पेड़ बस गए हैं, उन पेड़ों का असर क्या होगा? आपके पास घर में रहने का एक ही प्लॉट है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, और अब उस पर मकान बनाना है और उस पर एक पेड़, तो क्या करेंगे? पेड़ को साथ लेकर के मैं घर बना लूँ, मैं प्रयास पूरा ये करूँगा। पर डेवलपमेंट की कुछ कॉस्ट तो देनी पड़ती है। हमारे साथ में आज इंदौर शहर के प्रथम नागरिक पुष्पमित्र भार्गव जी हैं। ये इंदौर के 24th नंबर के मेयर हैं सर आप, और 2022 में जो चुनाव हुआ था उस चुनाव को आपने जीता था। उससे पहले सर थे AAG, एडिशनल एडवोकेट जनरल MP हाई कोर्ट में, और उसके बाद में अब अपने दायित्व जो निभा रहे हैं आप, वो मेयर का दायित्व निभा रहे हैं। बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे सवाल पूछना भी चाहते हैं आपसे। हम खुशनसीब हैं कि आपने हमको समय दिया कि हम आपसे जो है कुछ पूछ सके, जो जनता के सवाल हैं, जो सड़क के सवाल हैं, जो लोगों के सवाल हैं, तो उसके लिए हम आपसे मिले हैं। तो समय के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको समय दिया उसके लिए। तो सर कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप मुझसे मिलकर के? ये अनऑफिशियली हिमांशु को हम रील्स में देखा करते थे, ऑफिशियली उनसे बात कर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। एक चीज जो बहुत सरल, एक हर लड़का लड़की एक आम आदमी जानना चाहता है कि एक मेयर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है और मेयर के पास पावर क्या क्या होता है? देखिए, बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है, स्पेशली तब जब देश में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 92 में, और उसके बाद देश भर में अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू गवर्न करने का अधिकार संविधान में मिला। उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अर्बन लोकल बॉडीज का कोई चैप्टर नहीं था। ये बात अलग है, उसके पहले भी नगरीय निकायों के चुनाव होते थे, पार्षद चुने जाते थे, मेयर चुने जाते थे। लेकिन मेयर का जो पद है, मेयर की जो पोस्ट है, दुनिया के देशों के शहरों से अगर आप इनकी तुलना करेंगे तो भारत में उस तुलना में मेयर्स को अथॉरिटी और पावर बहुत कम है। न्यूयॉर्क में तो पुलिस भी मेयर के अंडर में होती है, और अगर इसको मैं दूसरे शब्दों से समझाऊं तो बाकी देशों के जो मेयर्स हैं वो 90% प्लानिंग करते हैं, 10% ग्रीवांस रिड्रेसल करते हैं, अपने शहर के लिए प्लानिंग का काम करते हैं। लेकिन भारत में भी मेयर का पद अलग अलग राज्यों में उनके अलग अलग पावर्स स्टेट के एक्ट्स में डिफाइंड है। तो मैं ये मानता हूँ कि देश भर में, मध्य प्रदेश में फिर भी मेयर्स के और पार्षदों के पावर कुछ अच्छे से डिफाइंड है, उसकी एक प्रोसेस भी है, लेकिन सिंगल अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं है। अपनी मेयर इन काउंसिल है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी है, उसके अपने चैलेंजेस हैं। लेकिन जनता का प्रतिनिधि है, सीधे चुना हुआ है, तो उनकी बात रखना, उनके विषय उठाना और शहर के लिए प्लान करना, ये काम उसको करने होते हैं। एज अ मेयर ऑफ इंदौर सिटी, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आप फेस करते हैं? आपके जो डे टू डे आपके जो टास्क है, काम है, उसमें सबसे बड़े चैलेंजेस क्या आते हैं? देखिए, देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कैसे चलेंगी, ये कैसे गवर्न करेंगी, इसको लेकर बहुत क्लैरिटी है। लेकिन अर्बन लोकल बॉडीज कैसे चलेंगी, कौन कैसे काम करेगा, इसको लेकर बहुत सारे क्लाउड्स हैं, और इसको लेकर समय समय पर चर्चा भी होती है। तो मैं अगर आपसे खुल के बात करूं तो एक अलग तरह का ये पावर सेंटर है, और उसको करने में आपको हमेशा, क्योंकि आप अपना खुद का विजन, खुद की प्लान अगर लाना चाहते हैं, लॉ आपको वो अथॉरिटी मिलनी चाहिए, वो देश में नहीं है। लेकिन हम जो कि चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अपने पास प्रोसेस है, तो सबसे समन्वय करके, बातचीत करके उनको एग्जीक्यूट
करने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। और चूंकि जनप्रतिनिधि के नाते जनता की भी अपेक्षाएं होती हैं, लोगों की कार्यक्रमों में बुलाने की भी अपेक्षा होती है, हर आदमी का अपना एक अलग इंटरेस्ट भी होता है। आप जो प्लान करते हो वो 100% एग्जीक्यूट हो जाए या दिन भर की प्लानिंग में वो 100% एग्जीक्यूट हो जाए, ये हमेशा चैलेंज रहता है। आप पहले एएजी थे, अभी आप मेयर हैं, आपको क्या लगता है सर ज्यादा बेहतर रोल कौन सा था आपके लिए? देखिए, मैंने सोच समझ के एएजी के पद से रिजाइन करके मेयर का इलेक्शन लड़ा था, और ये मेरे कॉलेज टाइम से पैशन था कि मैं राजनीति में आऊं, जनप्रतिनिधि बनूं, या जनप्रतिनिधि ना भी बनूं तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, जो मेरी पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रति तो मेरा आकर्षण भी है, विश्वास भी है, श्रद्धा भी है, उसी के लिए काम करूं। अपनी एक स्ट्रेंथ बने, आपकी एक स्टैंडिंग बने, इसलिए मैं सबसे कम उम्र का डिप्टी एजी भी बना, एजी भी बना। और फिर जो एक विषय हमेशा चर्चा में रहता है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, तो ये चर्चा तो होती है लेकिन लोग आते नहीं। मैंने अपने पैशन के कारण, अपने ऑब्जेक्टिव के कारण मौका मिला तो चुनाव लड़ा, और अब यहाँ अच्छे लोगों की तरह अच्छे काम करने की शुरुआत भी की है, और वो आगे भी बढ़ेंगे और इन कामों को हम करते भी रहेंगे। पर दोनों को कंपेयर इसलिए नहीं किया जा सकता कि दोनों अपने आप में बहुत अलग आनंद लिए हुए और एक अलग जील लिए हुए हैं। एज एजी मैंने हर तरह के केसेस आर्ग्यू किए, टैक्स के मैटर्स भी किए, क्रिमिनल केसेस भी किए, सिविल भी किए, कॉन्ट्रैक्ट मैटर्स भी किए, आईपीआर के केसेस भी किए। तो ये एक वैरायटी जो इस फील्ड की थी, क्योंकि सबसे आखिरी में आदमी कोर्ट जाता है, तो वहाँ भी उसको न्याय मिले और उसको वहाँ ना जाना पड़े, उसका अनुभव हम यहाँ कर रहे हैं। सर 3 साल का आपका कार्यकाल पूरा हो गया है, आप अपने 3 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत सेटिस्फैक्टरी है, और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल विचार है अंत्योदय का है, या जिसको हम एकात्म मानव दर्शन कहते हैं, उसके अनुरूप हम काम कर पाए। देखिए, मैं जब मेयर बना तो 2022 तक का कॉन्ट्रैक्टर्स का करीब 450-500 करोड़ रुपए बकाया था। सफाई में हम नंबर 1 है, वो हमारा ब्रांड है, हमारी ग्लोबल इमेज है उस कारण से, और उस कारण से दुनिया भर के लोग इंदौर की तरफ आकर्षित भी हैं। तो ये समझने के बाद मैंने अपनी पहली ड्यूटी ये मानी थी कि मेरा कार्यकाल ये 5 साल का कार्यकाल नहीं है, ये 5 साल आने वाले 25 साल के लिए इंदौर को तैयार करने के। तो 20-25 साल बाद तक पानी मिले, उसके लिए हमने प्लान किया, प्रोसेस की, टेंडर कर दिया। आज एजेंसी आ गई है जो नर्मदा जी का 4था चरण इंदौर लाने का काम शुरू कर चुकी। तो आज इंदौर जितना पानी आता है 450, उसकी कैपेसिटी हमने डबल करने का सब कुछ काम पूरा कर दिया। मतलब जितना पानी पिछले 40 साल में इंदौर आया, उतना हम अब 3 सालों में ले आएंगे। जितना ड्रेन का ट्रीटमेंट अभी होता है, उसका डबल ट्रीटमेंट करने के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने शुरू हो गए। शहर में जहां ड्रेनेज लाइन नहीं थी, वहां ड्रेनेज लाइन डालने का टेंडर होकर काम शुरू हो गया। जो 30-40 साल पुरानी लाइनें थी, उनको बदलने का भी टेंडर हमने कर दिया। तो ये मूलभूत काम जो नगर निगम के हैं, जनता के आखिरी तक पहुंचाने के, उनका प्लान किया, उसकी प्रोसेस की और उसको एग्जीक्यूशन मोड में लेके आए। तो ये काम शायद मेरे कार्यकाल में पूरा न हो, लेकिन शहर की जो आवश्यकता थी उसको आने वाले 20-25 सालों तक पूरा करेगा। इंदौर के इतिहास में 23 मास्टर प्लान की सड़कें 600 करोड़ के डिपॉजिट वर्क से कभी सैंक्शन नहीं हुई। तो मास्टर प्लान तो 2021 तक था, तब तक बन जानी थी। हमने 22 में आने के बाद मास्टर प्लान की सड़कों को लिया, उनका प्लान बनाया, उसके लिए पैसे लाने का प्रयास किया, जिसमें सबने मदद की, विधायक ने, सांसद ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने, और वो पैसा आ गया और उन सड़कों का काम भी शुरू हो गया। उनको एग्जीक्यूट करने के अपने चैलेंजेस हैं, वो अलग बात है, लेकिन सड़क, पानी, ड्रेनेज और सफाई, ये चारों मूलभूत काम हैं जो नगर निगम को करने हैं। तो उसको हमने भविष्य की दृष्टि से ट्रैक पे लाने का काम किया। अब आप देखोगे तो शहर की जो हुकुमचंद मील की समस्या थी, 5000 मजदूरों को उनके हक के पैसे दिलाना और इंदौर के मील क्षेत्र को मॉल क्षेत्र में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का इसमें बहुत सहयोग रहा, नगरीय प्रशासन मंत्री जी का रहा। पर जब मैंने ये अनाउंस किया था एज ए मेयर बन के कि हम 1 साल में इसको ठीक कर देंगे, तो लोग हंसते थे मुझ पर, लेकिन हो गया। शहर की 5 असंभव सड़कें थी जो 40 साल से नहीं बन रही थी। साकेत की मनीषपुरी वाली रोड वो बन गई, जो सकरी सी थी और वो चौड़ी हो गई है, बन गई, जहां से जहां तक उसको जाना था। तिलक नगर की रोड जो डेड पे आके रुकती थी, जो रिंग रोड पहुंचना है उसको, इस स्कूल के शायद स्कूल के आड़ मारे, वो 70% पूरी तेजी से बन गई है। जो सुदामा नगर की लिंक रोड 40 साल से उस पे 600 झुग्गियां थी, 600 झुग्गियों को प्रॉपर प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया, वहां रोड बन के तैयार है। ट्रेजर टाउन बिजलपुर से एबी रोड को जोड़ने वाली एक रोड थी, वो बन के तैयार हो गई। ठीक है। गांधीनगर मेरा ननिहाल है,
जब मैं छोटा था तो जहाँ गांधी जी की प्रतिमा लगी है वहाँ से नाना जी के घर तक पैदल जाने में वो लगता था कि इतनी दूर कहाँ पैदल जाएंगे, और वो रोड तब से हम सोचते थे कि बनेगी, वो गांधीनगर की रोड बन के तैयार हो गई। तो ऐसी 4-5 पिछले 30-40 साल से अपार्ट फ्रॉम दिस 23 मास्टर प्लान रोड्स, तो ये काम हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से। छठा काम हमने किया, नगर निगम की लैंड बैंक बढ़ाने का काम किया। रेशम केंद्र की हमारी गौशाला थी जहाँ 600 गाय थी, अब करीब 2500 गाय है। वो प्रॉपरली उनको मैनेज और मेंटेन कर रहे हैं। वहाँ से खबरें नहीं आती कि गाय बिना खाने के मर रही। उस गौशाला की लैंड बैंक को वहीं सामने 20 बीघा बढ़ाया, नगर निगम की 20 बीघा जमीन वो बढ़ी। 80 बीघा में नई गौशाला महू में आशापुरा में हमने बनाने का काम शुरू कर दिया। हमारे धोबे घाट की जमीन का केस था जो हम हारे हुए थे, उसको हमने जीता, उसका कब्जा लिया। धोबी घाट की जमीन नगर निगम के पास वापस आ गई, वो भी करीब 20-22 बीघा जमीन है। हुकुमचंद मील में हमको 50% प्रॉफिट शेयरिंग होगी जब भी वो प्रोजेक्ट पूरा होगा। जहां हमारा कबीर खेड़ी का प्लांट है उसके आगे शक्कर खेड़ी में करीब हमको 100 बीघा जमीन मिली है टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट ऑफ STPs। तो ये लैंड बैंक को हमने करीब 200 बीघा से बढ़ा दिया नगर निगम का। वेरी नाइस। तो ये ऐसे कई सारे काम हैं जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से किए। लेकिन फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग से मूलभूत काम के अलावा देश का पहला पब्लिक इशू करके ग्रीन बॉन्ड करके 60 मेगावाट का सोलर पार्क बन के तैयार है। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी निगम ने अपना खुद का सोलर पार्क बनाया पानी के बिल को कम करने के लिए। घर घर जाके कॉलोनीज में लोगों से बात करके अवेयर करके करीब 31,000 घरों की छत पे पिछले 3.5 सालों में MPB के साथ मिलकर हमने सोलर रूफटॉप्स लगाए। तो 100 मेगावाट हम खुद अब शहर जनरेट कर रहा है, खुद मतलब तो जितनी आवश्यकता है उसमें से 10% अब इंदौर शहर खुद जनरेट कर रहा है। शहर को सोलर की दृष्टि से भी मजबूत किया। भविष्य का गवर्नेंस डिजिटल है, तो हर घर का डिजिटल पता, नगर निगम के 30 लाख डॉक्यूमेंट AI बेस्ड स्कैन करके हमने प्रोटेक्ट करने का काम कर दिया। हो गया आपका बर्थ रिकॉर्ड, मेरा बर्थ रिकॉर्ड, डेथ का रिकॉर्ड, रेवेन्यू के रिकॉर्ड अब हजारों साल तक प्रोटेक्टेड है। आज आप जाओगे उनको हाथ लगाओगे तो वो फट जाएंगे। तो हमने डिजिटलाइजेशन में डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखे, हर घर को डिजिटल पता दे के QR कोड स्कैनर, जिसको गवर्नेंस एट डोर स्टेप कहेंगे डिजिटली, वो कर दिया 35,000 घरों में। तीसरा, नगर निगम का खुद का पोर्टल बन के रेडी है, हम बहुत जल्दी उसको शुरू भी कर देंगे। क्लीन शहर था, ग्रीनरी पे तो बहुत काम हुआ है, आपको अलग से पता है। तो क्लीन, ग्रीन, सोलर और डिजिटल प्लस जो मूलभूत मैंने आपको काम बताया, तो ये प्लान लेके काम किया और ये सब हमने एग्जीक्यूट कर दिया। मैं आपको इसमें से अब कोई भी काम वो नहीं कह रहा हूँ कि हम करेंगे। सर, ये जैसे ये पॉजिटिव साइड जो आपने काम करे, आप फ्यूचर रेडी कर रहे हैं शहर को, लेकिन कुछ करंट में ऐसी घटनाएं हुई जहां पे क्या है कि बहुत बड़े सवाल उठे, पूरे के पूरे प्रशासन पर, पूरे के पूरे तंत्र पर सवाल उठे। जैसे आपने कहा पानी के लिए आपने काम करा और पानी को अगले 3 साल में हम डबल कर देंगे, लेकिन अभी पानी की बात करते हैं तो भागीरथपुरा में कांड हुआ जो कि अभी तक सही से डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि उसका कॉज क्या था, क्यों हुआ वो। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट है। जहाँ तक कारण की आप बात कर रहे हो तो मैं पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, भागीरथपुरा तीनों तरफ से नालों से कवर्ड है। उसके आसपास बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ नगर निगम की नर्मदा की लाइन भी है, लोगों ने खुद बोरिंग किए हुए हैं, शासकीय बोरिंग भी है। तो 35 बोरिंग हमारे कंटामिनेटेड पाए गए और उनकी लाइंस नर्मदा की लाइन में भी जुड़ी हुई थी। तो मुझे लगता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर कंटामिनेट हुआ, ये उसका कारण है। जो केमिकल फैक्ट्रियों से निकल रहा था और जो नाला बह रहा था, उसके कारण नीचे जो पूरा वाटर बॉडी है वही कंटेमिनेशन हो गया। हाँ, यही कारण है भाई। ये बात अलग है कि अभी तो उसकी जांच वांच और चल रही है, पर अभी तक रिपोर्ट्स में कोई हमको हैवी मेटल्स मिले हों ऐसा प्राइमा फेसाई तो हमने नहीं देखा। इसलिए उस कारण से कुछ हुआ ये कहना थोड़ा मुश्किल है, पर जो हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट था। देश के सबसे स्वच्छ शहर में ये घटना नहीं होनी चाहिए, पर अब ये ना हो, ये एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। और हम कैसे लोगों के बीच में खड़े रहकर उस समस्या से जूझ रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अगले 8 दिन में 30% एरिया में साफ पानी शुरू किया, हमने खुद पी के देखा। 80% में भी सारी लाइनें अभी डल गई हैं। समस्या आती हैं, संकट आते हैं, लेकिन उनके साथ शक्ति से और सबको साथ में लेकर काम करना, ये हमारा प्रयास है। सर, जैसे डेवलपमेंट की बात हुई, भागीरथपुर में भी कई बार क्या है, कई लोग ये पूछते हैं कि अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। एक PIL तो चल रही है हाई कोर्ट में, शायद 7-8 दिन पहले उसकी हियरिंग भी थी। उस हियरिंग में मैं भी गया था सुनने के लिए क्या चल रहा है, तो उतनी स्ट्रांग कुछ बात हुई नहीं लास्ट हियरिंग में। पर एक जनता ये पूछती है बार बार कि जिम्मेदारी तो ले कोई, किसकी जिम्मेदारी से हुआ। देखिए, आई एम क्लियर फ्रॉम डे 1। फर्स्ट डे जब लोगों ने मुझसे पूछा था, मैंने तब भी कहा था, एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबिलिटी हमारी है, लेकिन कल्प्रिट नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेबल एंड कल्प्रिट। तो नैतिक जिम्मेदारी तो है, जनप्रतिनिधि हैं हम, जनता के प्रतिनिधि हैं। किसी भी सिस्टम में अगर कुछ होता है तो उसका अध्यक्ष जिम्मेदार होता है। नैतिक जिम्मेदारी तो है और वो जनप्रतिनिधि की है। अब कौन इसमें गलत है
ये तो इंक्वायरी से ही मालूम पड़ेगा ना। मैं आज कह दूं ये जिम्मेदार है तो ये तो गलत बात है। उस इंक्वायरी में अगर किसी का नेग्लिजेंस आता है, जब वो नेग्लिजेंस आएगा तो वो भी पब्लिक होगा। सर जैसे आपने रोडों की बात करी, नए 4 रोड जो अटकी हुई थी बहुत सालों से, उन रोडों पे काम करा आपने और वो रोड लगभग रेडी होने वाली है। इस डेवलपमेंट के चलते सर ये हो रहा है कि शहर में बहुत सारी जगहों पर ब्रिज बन रहे हैं जो कि फ्यूचर के लिए शहर रेडी हो रहा है, लेकिन उससे जो एग्जिस्टिंग रोड है उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। एक डेटा की मैं अगर आपसे बात करता हूं तो दैनिक भास्कर में छपा था डेटा ये, जहां पे बताया गया कि ये खराब रोडों की वजह से शहर के अंदर 50 to 55% केसेस ऑफ स्पाइन इंजरीज, जो बाइक से चला के जाते हैं उनकी स्पाइन में इंजरीज और सर्वाइकल इंजरीज के केसेस बढ़ गए हैं। हाँ, मैं तो ये मान लेता हूँ कि ये डाटा सही है, मतलब आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द डाटा, लेकिन मैं मान लेता हूँ ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि जो भी एजेंसीज हैं उनको पहले ट्रैफिक प्लान की दृष्टि से सर्विस रोड और उनके पास से निकलने वाली रोडों को ठीक से बनाता था, जो उन्होंने वाकई में नहीं कहा। मैं खुद 4 बार देख के आया, फिर हमने उनको इंस्ट्रक्ट किया तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ठीक भी किया। लेकिन जिसको हम टीथिंग ट्रबल कहते हैं या हिंदी में कई बार हम लोग समझाने के लिए प्रसव पीड़ा भी कहते हैं, तो अब ये शहर जो है वो थोड़ा सा नए दृष्टि से रिवाइव हो रहा है। क्योंकि अमृत वन का काम, जो पानी की लाइनें डालने का काम था, जो 2021 में ख़त्म होना था, वो हमने 2022 में शुरू करके पूरे शहर में 1200 किलोमीटर पानी की लाइनें भी डाली, कुछ ड्रेनेज की लाइन डाली। ये सारे ब्रिजेस 22-23 बन रहे हैं, तो इसके कारण शहर खुदा है। दूसरा, कुछ एजेंसीज ने वाकई में जिस तरह का काम उनको करना था वो नहीं किया, तो उसका कष्ट भी हमने और जनता ने भोगा है। जैसे सर आप कहते हैं ना कि कुछ एजेंसीज ने अपना काम सही से नहीं करा, पर जनता क्या है, जनता देखती है आपकी तरफ है या जनता बीजेपी की तरफ देखती है और वो बोलती है कि नहीं ये काम जो है इन्होंने सही तरीके से नहीं करा। तो एक तरीके का रोष जो है जनता के मन में, आपने मुझे देखा होगा, मैं सड़कों पर फिरता रहता हूँ माइक लेकर के, मैं पूछता हूँ तो सीधी उंगली जो उठती है वो आपकी तरफ उठती है। देखो, जनता तो अपने प्रतिनिधि को जानती है ना, उसको क्या पता। लेकिन इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं उनको बता पाऊँ कि हम लोगों ने क्या क्या काम किया है, कैसे कर रहे हैं। सर एक रोड में सर एक समस्या आती है पार्किंग की। सर मेट्रो स्टेशन अभी बने और अभी मालूम पड़ा कि वहाँ पार्किंग बनाना मेट्रो वाली टीम भूल गई, और शहर में भी सर निरंतर हम लोग ट्रेवल करते हैं, पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभर के आ रहा है सामने। अगर आपको कहीं भी मेन मार्केट में जाना है, आपको MG रोड पर जाना है, आपको तिलक नगर पर जाना है, AB रोड पर कहीं जाना है, आपको बहुत सारी जगह पर आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। एक नया मैंने और देखा है जो मेट्रो शहर वाला चलन डेवलप हो रहा है, तो मैं अपना पर्सनल तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं एक अपने मित्र की बिटिया की बर्थडे में गया, तो मैं बिल्डिंग में पहुंचा गाड़ी लेके, तो वो बोले कि भैया पार्किंग अलाउड नहीं है यहाँ पे। मैं आया तो यहीं पर हूँ, पार्किंग कहाँ करूंगा मैं? मुझे 20 मिनट लग गए सिर्फ वहाँ पार्किंग ढूंढने में उस बिल्डिंग में। देखिए नया चैलेंज इंदौर फेस करने वाला है और कर रहा है निश्चित तौर पर। इसीलिए आपको अपने शहर को आज से आगे के लिए तैयार करना पड़ेगा, और उसके 2-3 ही उपाय हैं। लंबे यू टर्न लेना, 1 वे फॉलो करने पड़ेंगे, जहाँ दूर पार्किंग है वहाँ से पैदल चलने की आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि अब 8-9 जितनी हमारे पास पार्किंग थी तो हमने टेंडर करके दे दी, वहाँ भी लोग गाड़ी नहीं खड़ी करते हैं। तो लोगों को भी थोड़ा सा जहाँ पार्किंग है वहाँ गाड़ी पार्क करें। फिर हम अभी ऑन स्ट्रीट पार्किंग का भी कंसेप्ट लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी, तो जो रोड पे ही जगह निकाल के, रोड भी डिस्टर्ब नहीं हो और ऑन स्ट्रीट पार्किंग भी हो। तो ये तो थोड़ा सा अवेयरनेस का काम ज़्यादा है, उसके बिना ये संभव नहीं है। मतलब आप दुनिया के किसी भी शहर को उठा के देख लीजिए, नागरिक बोध से लोग थोड़ा अवेयरनेस के साथ, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के साथ काम नहीं करेंगे तो वो चुनौतियाँ तो बड़ी बनी रहेंगी। एक ना जनता का बड़ा एक रेगुलर एक कोट रहता है, एक जुमला रहता है जनता का कि प्रशासन चालान तो लगातार काट रहा है हेलमेट के, लेकिन रोड और ट्रैफिक पर काम नहीं कर रहा है। ठीक बात है, वो मतलब उनको लगता ही होगा, लेकिन जो काम हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ज़्यादातर जितनी हमारी मेन रोड्स हैं, जो CC रोड्स हैं, उसमें तो चैलेंज नहीं है। जो पुरानी हमारी डामर की सड़कें हैं, अभी भी 30% सड़कें हैं जिनको हम लगातार फेज वाइज CC में कन्वर्ट कर रहे हैं। डामर के साथ ये चैलेंज आता है कि बारिश में वो खराब होती है, समय पे ठीक भी करते हैं हम। मैं आपको सफाई का उदाहरण देके बता रहा हूँ। पहले इंदौर के लोग सफाई से जुड़े नहीं थे, पर जब उनके ग्रीवांस रिड्रेस हुए तो उनको नगर निगम पे विश्वास आया। तो जैसे जैसे लोगों के काम होंगे, मतलब वो तब जरूर हेलमेट लगाएंगे जब उनको और सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन मेरा आपके शो के माध्यम से ये कहना है, हेलमेट जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए, उसका कोई एक्सक्यूज लगा के आप हेलमेट नहीं लगा रहे हो तो किसी का नुकसान नहीं है सिवाय आपके। तो अगर आप लगा सकते हो तो जरूर लगाओ। बात सर बिल्कुल सही है, मैं हमेशा ही कहता हूँ मैं, लेकिन कई बार मुझे भी लोग जो अपना प्रेम दे देते हैं कमेंट के माध्यम से कि पहले सड़कों की बात करो तुम, हेलमेट की बात बाद में करना, ऐसा लोग मुझे प्यार दे देते हैं। ठीक है, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हेलमेट नहीं लगाने का वो एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, 100% आई एग्री। सर एक नया डेवलपमेंट हो रहा है शहर में ट्रैफिक को और स्मूथ करने के लिए, MR10 से
नौलखा तक एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है और उसको लेकर के भी बड़े सारे सवाल और बड़ा मन में लोगों के डाउट है। 2019 में इसका पैसा जो है वो अप्रूव हो गया था कि एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा ये, तो 2026 में इसका काम शुरू हुआ। एक सवाल ये, और दूसरा सवाल ये कई लोगों के मन में कि ये काम का है भी या नहीं। देखो उसमें दोनों ही बातें हैं। लास्ट टाइम जो उसमें सर्वे हुआ जिस आधार पे लोग कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो हुआ था विद BRTS, अभी BRTS नहीं है। सही बात है। तो वो सर्वे कितना रिलाय किया जाए उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। आज मान लिया जाए कि वो ट्रैफिक जो नवलखा से शुरू होगा और LIG पे उतरेगा वो कम है, तो अब ये ब्रिज बनेगा उसमें 2-2.5 साल लगेंगे और ये शहर लगातार बढ़ता रहेगा और ऐसी ज़्यादा पब्लिक हमको हमेशा मिलेगी जो चाहेगी कि हम वेस्टर्न इंदौर से ईस्टर्न इंदौर में डायरेक्ट और जल्दी आ जाएं। तो इसकी उपयोगिता तो रहने वाली है। सर जैसे अतुल सेठ जी हैं, उन्होंने अभी हाई कोर्ट में PI लगाई। हाँ, उनके पास जो डेटा है वो डेटा ये बताता है, 2 सर्वे हुए थे। एक सर्वे इंदौर की बॉडी ने करा था जो बताती है कि इसकी जो यूजेबिलिटी है एंड टू एंड MR9 से लेकर के नौलखा तक कोई भी डायरेक्ट व्हीकल जाएगा वो 2% जाएगा। ये पहले सर्वे में आया था। दूसरे सर्वे में बढ़ के वो आ गया यूजेस 8% आ गया। और लॉ भी ये कहता है कि अगर कोई भी सर्वे 30% से ऊपर अगर उसकी यूजेबिलिटी नहीं आ रही तो उसको नहीं बनाना चाहिए। वही कह रहा हूँ ना कि वो दोनों सर्वे जो हैं वो विद BRTS के थे, तो BRTS इंक्लूडेड थी। दूसरा, जिस तेजी से ईस्टर्न और वेस्टर्न इंदौर में डेवलपमेंट हो रहा है और ईस्टर्न इंदौर में काम करने वाले लोग रहे वेस्टर्न इंदौर में रहे, और हमारा जो रैपिड बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो ही अगर ऊपर चलेगा तो भी लोगों को राहत होगी। बिल्कुल सही बात है। मतलब मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके से हो ये, क्योंकि उसमें साउंड पॉल्यूशन के और कुछ इश्यूज उसमें बढ़ सकते हैं। उसमें एयर पॉल्यूशन भी नीचे अगर रहेगा, 50 फीट का वैसा पैन आसमान में बिछ जाएगा तो साउंड पॉल्यूशन बढ़ेगा, उससे गाड़ियां नीचे हॉकिंग करेंगी तो साउंड ऊपर नहीं जा पाएगा और कुछ एयर पॉल्यूशन बढ़ने का भी नीचे खतरा रहता है उससे। मतलब एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, पर ब्रिज बनाने में एक टेक्नोलॉजी आई है वो साउंड को एब्जॉर्ब करती है, तो वो लगाने के लिए हमने स्पष्ट कहा है। मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है अभी, उस एग्जैक्ट उस टेक्नोलॉजी को या उस सिस्टम को वो क्या कहते हैं। सर इंदौर नंबर 1 है स्वच्छता में। हमने जो ये डंका पूरे भारत देश में बजाया और ये एक अचीवमेंट है सर। मैं इसको बहुत गौरव के साथ, मैं जब भी किसी दूसरे शहर में जाता हूँ, मैं क्या कोई भी इंदौर वासी जाता है तो हम बिल्कुल ऐसे एकदम सीना चौड़ा करके ऐसे खड़े होते हैं कि हम इंदौर से आए हैं और पूरा भारत हमको जानता है कि हम सबसे स्वच्छ शहर से आए हैं। लेकिन अब जो है कई बार जनता का ओपिनियन ये बोलता है कि अब स्वच्छता पर उतने अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना हम पहले अग्रेसिवली दिया करते थे। फिर कई बार मुझे लोग इस तरीके से भी बोलते हैं कि आप देखिए मेंटेनेंस पर काम नहीं हो रहा। जब शुरुआत में टॉयलेट्स बने थे नए, बड़े जबरदस्त टॉयलेट्स थे, पर उनके ऊपर अब मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लगभग मैक्सिमम टॉयलेट्स जो है बैड शेप में, इसलिए कि लगातार बढ़ते शहर में हमने अपनी गाड़ियों का काफिला भी 600 तक ले गए, उसमें से 100 से ज़्यादा EV की हैं। पूरा रीरूट किया, नया एरिया रोज़ जुड़ता है, रोज़ हमको उसको रीरूट कर रहे हैं। जितनी हमारी पब्लिक टॉयलेट्स थी वो रेगुलर मेंटेन होती हैं, IoT बेस्ड हैं। अगर किसी के पास ये शिकायत है कि ये ख़राब है तो वो 311 ऐप पे फ़ोटो डाले, उसके ऊपर कस्टमर फीडबैक है वो उस पर डाले, हम उसको ठीक करेंगे। एक चैलेंज ज़रूर है हमारा जो मैं मानता हूँ कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो है कि जितने हमारे पब्लिक टॉयलेट्स हैं उसमें रोज़ रात को कोई बल्ब ले जाता है, कोई नल ले जाता है और उनको गंदा भी करके जाता है, पर हर पब्लिक टॉयलेट पे हम चौकीदार बिठा दें ये संभव नहीं है। तो उस कारण से कोई परसेप्शन यदि कोई बनाता है, उसका परसेप्शन अपनी दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े शहर में लगातार जिसकी जनसंख्या बढ़ रही है, जिसका एरिया बढ़ रहा है, उसमें अभी भी जो हमारी सफाई का सिस्टम है वो वैसा का वैसा ही है। थोड़ा सा जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस कारण से ज़रूर लोगों को लगता होगा। सर मैं इस बात से सहमत हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि मैंने भी कई बार ये देखा कि जैसे कोई टॉयलेट जो है वो थोड़ा सा आइसोलेशन में है, मतलब बहुत रेगुलर ट्रैफिक उस पर नहीं है, तो वहाँ पर जाकर के लोग कुछ चीज़ें छोड़ देंगे यूरिनल के अंदर। मतलब वो एक अलग तरीके की बदतमीजी है, एक अलग तरीके का माइंडसेट है उन लोगों का। दारू की दुकानों के पहले पास में वो हुआ करते थे उनके आहते, अभी वो नहीं है, तो वो शासकीय बगीचों में, रोड मीडियंस पे, पब्लिक टॉयलेट्स में। ये सर एक दुख का विषय है। मेरा मन कई बार दुखी हो जाता है क्योंकि हम एक सुंदर और स्वच्छ भारत देश दिखना चाहते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कभी ना कभी हम सब लोग मिलकर के वो जागृति लेकर के आएंगे कि लोगों को समझ में आएगा ये कि ये सब काम कम से कम पब्लिक प्रॉपर्टी पे तो बैठ के ना करें और पब्लिक प्रॉपर्टी को गंदी ना करें। और लोग अपने गुस्से में तैश में आके भी कई बार देखा हमने, लोग यूरिनल को तोड़ देते हैं, मैंने देखा है, तो बड़ा वो दुखद लगता है, मेरे मन को दुख पहुँचता है इस बात से। सर एक हॉकर जोन जो है नगर निगम स्वच्छ भारत के तहत या इंक्रोचमेंट हटाता है, कब्जा कर रखा है लोगों ने, उनको हटाता है।
अब मैं किसी भी रोड की बात करूं, मैं अगर हम इस मुख्य शहर की धारा में अगर हम पलासिया की बात करें, या हम पलासिया से बंगाली स्क्वायर जाते हैं तो इस रोड की बात करें, कनाडिया रोड बोलते हैं, या पूरी कनाडिया रोड बंगाली चौराहे तक बात करें, कई बार उनको हटाया जाता है और वापस से वहाँ पर आ जाते हैं। तो एक तो वो हटाने का उनका जो पेन है और कॉस्ट है, वो एक बड़ा दर्द भरा सफ़र होता है। तो ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि एक हॉकर जोन बना दिया जाए अलग अलग एरिया में, वहाँ खड़ा कर दिया जाए? देखिए, वो फिर से माइंडसेट का विषय है। अगर आप बंगाली का उदाहरण लेंगे तो ब्रिज के नीचे हमारा सब्जी वाला हॉकर जोन बहुत बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद वही लोग या और कुछ लोग तिलक नगर से कनाड़िया रोड की तरफ ठेले लगाते हैं। लोगों को लगता है कि रोड पे ठेला है तो ही सब्जी बिकेगी। दूसरा, लोग भी जो हैं वो रोड पे ही गाड़ी रोक के सब्जी लेते हैं, और ये चैलेंज सब जगह है। अब उसमें दोनों पहलू हैं। एक तो मानवीय पहलू है कि ठेला चलाकर, रेहड़ी करके, पटरी करके अपना जीवन वो चला रहा है, तो यथासंभव वो मान सम्मान स्वाभिमान से रोज़गार करके कुछ पैसे कमा ले, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उसके जहाँ जहाँ रास्ते निकलते हैं हम निकालते भी हैं, जहाँ बिल्कुल संभव नहीं है वहाँ हटाते हैं। जैसे कल वार्ड 37 में हमने 2 मंडियाँ हटा दी। तो वो दोनों चीज़ों के बीच का रास्ता निकाल के बैलेंस करके उसको चलाना पड़ता है। अब जैसे मेघदूत की चौपाटी के कारण पूरा मेघदूत और पूरा एरिया डिस्टर्ब हो गया था, हमने बड़ा निर्णय किया, हटा दिया। सराफा बहुत क्राउडेड हो गया था, अपनी मूल जो उसकी संस्कृति थी, जो सुंदरता थी, वो खो रहा था। तो हमने बड़ा निर्णय लिया, 210 में से सिर्फ 80 लोगों को रखा, बाकी को हटा दिया। तो दुख तो होता है, तकलीफ तो होती है। कोई मेरे पास तो रोज़ लोग आते हैं, तो मेरा ठेला प्लीज़ लगवा दो, मेरा ठेला लगवा दो, और कुछ नहीं करेंगे, तो कोई जवाब भी नहीं होता आपके पास। मैं सर उस दुख को समझ सकता हूँ मैं, क्योंकि कई बार मैंने आंखों से होते हुए देखा, एक आदमी फूट फूट के रो रहा है, और बड़े बड़े लेखकों ने कहा है कि जब आदमी रोता है, दिल से रोता है, तो मतलब वो पहाड़ में दरार आ जाए, वो वाली स्थिति होती है। क्योंकि यूजुअली हम लोगों की कंडीशनिंग ऐसी होती है कि आदमी रोता नहीं। हमारे देश में तो नहीं रोता है, दूसरे देश में रोता होगा तो रोता होगा, पर मुझे भी मेरी याददाश्त में है नहीं कि मैं कब रोया। तो जब मैं देखते कि लाइन से लोग फूट फूट के रो रहे हैं और नगर निगम के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, हमारी ठेला गाड़ी छोड़ दो, तो बड़ा पेनफुल होता है वो। और मेरे मन में कई बार ये मेरा पर्सनल सवाल है कि या तो इनको लगाने ही नहीं दिया जाए, उम्मीद ही नहीं जागेगी झूठी। अब वो उम्मीद जाके 6 महीने लगा लिया उसने, उसको रुपया कमाना शुरू कर दिया वहाँ से, उसने ईएमआई पे एक फ्रिज खरीद लिया, ईएमआई पे उसने एक बाइक खरीद ली, और वो खर्च से एकदम से उसको हटा दिया गया यहाँ से। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इनको लगाने ही नहीं दिया जाए। नहीं, आपकी बात सही है। सुप्रीम कोर्ट के भी उसमें स्पष्ट निर्देश हैं, ग्रीन रेड ब्लू जोन है, यहाँ लगेगी, यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ घूमेंगे। मतलब मैं उदाहरण लेके बता देता हूँ कि ड्रग्स बेचना, ड्रग्स रखना, ड्रग्स यूज़ करना बैन है, फिर भी केसेस रोज़ बन रहे हैं। हम शहर में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि नशा मुक्त शहर हो। ऐसे में ही कई लोग थोड़े दिन लगाते हैं, फिर उनको हटाते हैं। तो वो एक प्रोसेस का पार्ट है, पर जहाँ से बिल्कुल हटा दिया वहाँ लग जाते हैं तो कार्रवाई करनी पड़ती है। मैं कार्रवाई को जिक्र करता हूँ आपको, मैं मुझे आपके पास तक मुझे पूरा भरोसा आया होगा। कनाडिया रोड पर इंक्रोचमेंट हटाया, सब लोगों को हटाया, उसके बाद में कुछ लड़कों ने लगाई, और उस शाम को मुझे तारीख याद नहीं है, पर मुझे खबर आई, वहाँ पे गया, मैं जाके देखा तो नगर निगम की गाड़ी पहुँची जो हटाते हैं वहाँ पर, वो अमला पहुँचा वहाँ पर, और उन्होंने एक लड़के को मारा। हाथापाई इतनी हुई उसके साथ में कि लड़का वहाँ पर बेहोश हो गया, और मेरा वहाँ पर पहुँचना हुआ। तो मेरा ये सवाल है आपसे, या इस कैमरे के माध्यम से उन सज्जन तक पहुँचे जिन्होंने मारा, हो सकता है उनके ऊपर उनके बॉस का प्रेशर हो, किसी ने चिल्लाया उनको कि भाई यहाँ पे क्यों लगने लग दी गाड़ी आपने, लेकिन क्या मारना सही था उसका? नहीं, बिल्कुल गलत है। मतलब दुर्व्यवहार और मारना ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और नगर निगम के कर्मचारियों का तो वैसे भी व्यवहार सब लोगों से बहुत अच्छा होना चाहिए। उसकी हमको जब शिकायत मिलती तो हम एक्शन लेते हैं। मारने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है। एक सर बड़ा चर्चित एक चीज़ चल रही है कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एक नगर निगम और नगर निगम के अधिकारियों के बीच में। मतलब वो एक बीच में पेपर में छपा था कि आप ही का बयान छपा था पेपर में कि अधिकारी जो हैं वो हमारी बात सुनते नहीं हैं, इसीलिए काम नहीं हो पा रहा है शहर में। बिल्कुल वो गलत बयान छपा था। मेरा कोई मीडिया इंटरव्यू, मेरा कोई भाषण, मेरी कोई रिकॉर्डिंग जिसमें मैंने ये कहा हो वो आप मुझे बताइए। मीटिंग्स जो होती हैं वो समन्वय के साथ बात करके काम करने के लिए होती हैं। तो अगर हमने किसी मीटिंग में ये बात की कि आपने ये बात नहीं सुनी, इसको ऐसे करना चाहिए, या 4-5 एग्जाम्पल दे के हमने बताया कि भाई अगर अब ऐसा रहा तो काम करना मुश्किल है, तो उसको मिस इंटरप्रीट किया गया। देखो, शहर में और देश में इंदौर नगर निगम जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के समन्वय का भी एक बड़ा एग्जाम्पल है, और उसी आधार पर हम काम भी कर रहे हैं। तो ऐसा तो कहीं भी नहीं है कि कोई हमारी सुनता नहीं है। वो हमारी नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा, और नहीं सुनेगा तो उसके भी तरीके हैं भाई।
विषय दूसरा है कि कोई हमने बात कही, वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो उस कारण से अगर कोई विषय है, रिफ्ट है, तो जनता का विषय उठाना तो हमारा काम ही है। और मैंने आपको पहले भी कहा कि देश भर में जो 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ठीक नहीं है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो जैसे आपने बताया इसको ठीक करने की ज़रूरत है, तो ये किस तरीके से ठीक होगा? तो कानून ही बदलना पड़ेगा, संविधान में भी संशोधन करना पड़ेगा और राज्यों को भी अपने कानून बदलने पड़ेंगे। तो ये जो है संसद में जाकर के ही बदलाव आ पाएगा। और आपको लगता है कि जब वो पावर मूव करेगी शहर के मेयर के पास, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि शहर? देखिए, वो जनता का प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, जनता का जो विषय है। अब मैं आपको एग्जांपल दे के बताऊँ, संपत्ति कर वसूलने के लिए हम गए, हमने 10 दुकान सील कर दी, तो लोग किसके पास आएंगे? मेरे पास या पार्षद के पास। फिर वो अपना पक्ष बताते हैं, तब समझ में आता है कि गलती हमारी है, तो हम उसको ठीक करते हैं। गणेशगंज में एक आदमी को घर में ही बंद करके हमने सील कर दिया, हुआ था ये। तो मैं गया, उसको खुलवाया मैंने। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारी और अधिकारी की बनती नहीं, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, अपनी जनता की बात सुनने गया, मुझे लगा ये सही है, फिर हमने उसको ठीक करा दिया। सर, जैसे आपने बोला आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जो कि आप हैं भी, और मैं देखता हूँ जब मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं 2 लोगों की बात करूँगा आपसे यहाँ पर, और मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये मेरे ऑब्जर्वेशन है, मतलब मेरा अपना पर्सनल कोई सा बाइसनेस नहीं है। जनता से जब मैं पूछता हूँ, जनता के मन में एक नाराज़गी है आपके प्रति, पहला। और दूसरा देखता हूँ मैं कि पार्टी के भी जो बीजेपी पार्टी के भी जो फ्रंट वर्कर्स हैं, उनके मन में कई लोगों से मिला तो बोलते हैं कि नाराज़गी आपके प्रति। तो ऐसा क्यों है? फिर कुछ लोगों के मन में हो सकती है, वो जो कम्युनिकेशन या जो विषय है उन तक नहीं पहुंचा होगा कि हम क्या कर रहे हैं या उनके हित के क्या काम कर रहे हैं, तो वो मेरी ड्यूटी है वो उन तक पहुंचे। और दूसरा, सबको संतुष्ट करना तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। मैं आपकी इस पॉइंट से एग्री करता हूँ। मैं एक बात बोली थी, मिल, जो मिल में भी डेवलपमेंट होगा और मिल जो है मॉल में बदलेगा, पर वहाँ पर जो जंगल है पूरा, जो पेड़ बस गए हैं, उन पेड़ों का असर क्या होगा? नहीं, उसी के लिए डिस्कशन लगातार चल रहा है कि हाउसिंग बोर्ड ऐसा ही कोई प्लान बन रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बच जाएं। लेकिन देखिए कि आपके पास घर में रहने का एक ही प्लॉट है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, और अब उस पर मकान बनाना है और उस पर एक पेड़ है, तो क्या करेंगे? सर, मैं जिस तरह की अवस्था में मैं आ चुका हूँ, जिस तरह की समझ में आ चुका हूँ, तो मैं पूरा प्रयास ये करूँगा कि वो पेड़ को साथ लेकर के मैं घर बना लूँ। मैं प्रयास पूरा ये करूँगा। तो हम भी वही प्रयास कर रहे हैं और उसी प्रयास में जितना संभव होगा उतना ज़रूर करेंगे। ऐसा कोई चाहता नहीं है कि पेड़ काटे, और हम तो बिल्कुल नहीं चाहते। मैं तो सबसे ज़्यादा पौधे लगा के पेड़ बनाने के अभियान में हम लगे हुए हैं। पर डेवलपमेंट की कुछ कॉस्ट तो देनी पड़ती है, तो उसके जो बाकी के तरीके हैं कि और पेड़ लगाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसप्लांट हो जाएं, वो ईमानदारी से हो, उसकी चिंता हमको करनी चाहिए। मैं सर आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अभी हम 2 वीक पहले या शायद 3 वीक पहले दिल्ली में थे हम लोग। तो दिल्ली में हम लोग एक एरिया है जहाँ पर थे, जहाँ पर सारे के सारे एम्बेसीज बनी हुई हैं। उस एरिया का नाम है चाणक्यपुरी। वहाँ से बढ़िया हवा सर, बहुत अच्छा लगा एकदम हमको। वहाँ हम पहुँचे, एक ऑल इंडिया NGO का प्रोग्राम था। लेकिन जैसे ही हम अगले दिन चाणक्यपुरी को छोड़ करके हम CP पहुँचे, तो मेरे साथ में 4 लोग थे। तो मुझे पता लगा कि मेरे मन का एक होता ना वहम है ये, कि मेरी नाक में जलन हो रही है, मेरी आंखों में जलन हो रही है, मेरे गले में कुछ फील कर रहा हूँ। तो मैंने पूछा, मैंने कैसा लग रहा है? तो लगभग तीनों चारों ने ये बोला कि प्रॉब्लम हो रही है। तो सर, दिल्ली की स्थिति जो है वो बहुत गंभीर हो गई है, वहाँ की हवा बहुत गंभीर हो गई है। तो कई बार मन में ये ख्याल भी आता है कि ऐसा ना हो कि इंदौर भी उस स्थिति में पहुँच जाए कुछ सालों के बाद। हाँ, हमने अभी काम नहीं किया तो पहुँच भी सकता है। तो क्लीन एयर इनिशिएटिव है, क्लीन एयर प्रोग्राम है, पेड़ लगाने के अभियान है, लोग पेड़ों की चिंता करें, प्रदूषण करने वाले जितने संसाधन हैं उससे बचें, EV को प्रमोट करें। तो ये सब काम इंदौर कर ही रहा है लगातार, और उसका सॉल्यूशन वही है। सर, पेड़ लगाना मैं इसलिए आपसे पर्सनली पूछ रहा हूँ, क्या है कि बहुत सारे पेड़ों को काट के और एक नया जंगल शिफ्ट करा जा रहा है। मैं वो एरिया का नाम भूल रहा हूँ, पर शायद खंडवा रोड तरफ एक पूरा का पूरा जंगल बसाया जा रहा है नया। प्रॉपर बड़े पेड़ को काट करके और नया जंगल बसाना, तो उसमें उस पौधे को पेड़ बनने में बहुत समय लगेगा, और जो इकोलॉजिकल जो डिसबैलेंस होगा। देखिए, आपके सवाल का सीधा और अच्छा जवाब तो नहीं है, उसका जवाब प्रयास ही है। और प्रयास में आप देखेंगे, अभी हमने अन्नपूर्णा से सुदामा नगर की जो लिंक रोड बनाई, तो पेड़ों को वहीं ट्रांसप्लांट किया, सब जीवित हैं। और भी कहीं से हमने हटाए तो सिरपुर के आसपास ट्रांसप्लांट किया। तो जहाँ तक संभव है उसको वहीं किया जाता है। जो बिल्कुल ही संभव नहीं है तो उसकी तो परमिशन लेके और उसके बदले और 100 गुना पेड़ लगाने के साथ परमिशन दी जाए। सर, जैसे आपने बोला कि पॉल्यूशन के संसाधन, वो जिससे पॉल्यूशन होता है उसको कम यूज़ करा जाए, उसको ख़त्म करा जाए धीरे धीरे। अभी कुछ समय पहले नगर निगम एक मुहिम चलाता था कि किसी भी अगर रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी कैफ़े में अगर
कोयला या कंडा यूज हो रहा है तो उसको बैन करते थे और उसका वो सामान उठा लेते थे। लेकिन अभी जो है गैस सिलेंडर की समस्या आ गई तो अब जो है वो कोयला और वो यूज करने की शायद परमिशन मिल गई। नहीं, हमने इंडक्शन को बोला है प्रमोट करने के लिए, आप इंडक्शन यूज करो। क्योंकि मैंने देखा एकदम से बिक्री बढ़ी है अभी कोयले की, परसों के पेपर में। देखिए कमर्शियल को लेकर तो दिशा निर्देश जारी हुए नहीं था, लेकिन घर की रसोई गैस को लेकर तो कोई उहापोह मारामारी नहीं है। वैसे भी हमारी प्रायोरिटी रेसिडेंशियल ही है कि रहवासी को, घर में रहने वालों को प्रॉपर गैस मिलती रहे। तो कमर्शियल को लेकर अगर कुछ एडवाइजरी जारी हुई है और उसमें वो अल्टरनेट मोड पे जा रहे हैं तो मेरा उनसे आग्रह है कि वो इंडक्शन पे जाएं। और कंडे में कोई बुराई नहीं, हाँ कोयले में बुराई है, कंडे में बिल्कुल बुराई नहीं है। कंडा अगर जलेगा ना तो प्रदूषण नहीं करेगा। कंडे का धुआं पर्यावरण को ठीक ही करता है अगर अच्छे गोबर से वो बना है तो। हाँ, अच्छे गोबर का बना हुआ, शुद्ध गोबर का है तो वो फिर फायदेमंद होता है। मिक्स कर दिया होगा उसमें तो अलग बात है, पर कंडा जलाना तो बहुत सारी समस्याओं को हल कर देता है। आज आप मेयर हैं, पर आप अपने आप को भविष्य में राजनीति में कहाँ देखते हैं? अपने आप को प्रदेश में एक दूसरे बड़े पद पर देखते हैं, सेंटर में देखते हैं, अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अच्छे लोग राजनीति में आएँ और वो सिर्फ जनप्रतिनिधि बने और किसी बड़े पद पे रहें, ये भी ज़रूरी नहीं है। पार्टी जो काम देगी वो तो करेंगे ही। और मेरा तो स्पष्ट मानना है, एकदम मेरा विचार भी क्लियर है कि काम की कोई कमी नहीं है। तो मैं प्रदेश में रहूं, केंद्र में रहूं, शहर में रहूं, कुछ भी नहीं रहूंगा तो भी मेरे पास बहुत काम है करने को पार्टी के लिए। तो पार्टी जो काम देगी वो करेंगे, इसमें क्लैरिटी है और इसमें कोई मैं आपको एग्जैगरेट करके बताने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। सर, आपने कहा अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। मैं कई बार यूथ से बात करता हूँ कि आप लोगों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि हमारा एक बड़ा वो कॉमन सा फॉर्मेट, हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं देश के बारे में, सुरक्षा के बारे में। लोगों से पूछता हूँ आपको राजनीति में आना चाहिए, और यूथ का बड़ा एकदम से सिंपल सा है कि भैया हमको राजनीति में नहीं आना, राजनीति उतनी अच्छी जगह नहीं है देश में। बताइए राजनीति कहाँ नहीं है? आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है। आप जिस कंपनी में काम करेंगे, कॉरपोरेट्स में सबसे ज़्यादा राजनीति है, और वो तो सीधी गलाकाट प्रतियोगिता है। यहाँ की राजनीति तो डेवलपमेंट की है, प्रोग्रेशन की है, प्रोग्रेस के लिए। अगर आप यहाँ आएंगे तो हो सकता है कि उन जगहों पे राजनीति ना करना पड़े। तो यहाँ के चैलेंजेस हैं, उनको देखिए, उनको फेस करिए और उसमें से अच्छा रास्ता निकाल के करिए, और आप आओगे तो कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा ही, ये पक्का है। इसलिए आना ही चाहिए। सर, मेरे जैसे इंसान को राजनीति में आना चाहिए? 100% आना चाहिए। कोई एक काम लेके ज़रूर आना चाहिए। सर, पहले जब आप AAG थे तब बहुत सारे आपके पास में केसेस आते थे, आप कैसे सुनते थे। आज आप शहर के मेयर हो गए हैं। उस समय पर जब कोई PIL लगाता था तब आप अलग नज़रिए से देखते होंगे। आज आप जब कोई PIL लगाता है तो आपका नज़रिया बदल गया होगा। तो इन दोनों नज़रिए में फ़र्क क्या है? देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट तो हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट ही रहेगा। पहले भी जब पब्लिक इंटरेस्ट लगता था और मुझे लगता था कि ये जेन्युइन पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है, इसमें प्राइवेट इंटरेस्ट नहीं है, इसमें पब्लिसिटी इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं तो खड़े होकर उसके फेवर में भी हम कई बार बोलते थे। लेकिन वहाँ की PIL को आर्ग्यू करना और यहाँ सीधे पब्लिक का ग्रीवांस रिड्रेस करना, दोनों एक जैसा ही है। यहाँ आप सीधे जनता की बात सुनते हो, आपको समझ में आ जाता है ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो कई बार कुछ लोग मुझसे इसलिए भी नाराज़ रहते हैं, जो आपने प्रश्न किया था, कि मैं साफगोई से मना कर देता हूँ कि ये नहीं हो पाएगा। आप एज अ एडवोकेट पहले चीज़ों को देखते थे, आज आप जनता के प्रतिनिधि ऐसे एज अ देखते हैं PIL को, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को। तो आपको क्या लगता है, PIL एक पावर है एक इंडिविजुअल के हाथ में, या कुछ एक अलग तरीके से यूज़ कर रहा है PIL को कोई? नहीं, देखिए PIL तो वैसे एक बहुत अच्छा माध्यम है जनता के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, पर बहुत सारे केसेस में उसका मिसयूज़ हो रहा है। तो जहाँ मिसयूज़ कोर्ट को समझ में आता है तो कोर्ट ठीक भी कर देती। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस तो होनी ही चाहिए, और एक बहुत सशक्त माध्यम है अपने फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। लेकिन जनप्रतिनिधियों का रोल बहुत बड़ा है, और क्योंकि मैं वकील हूँ तो मुझे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि जेन्युइन कॉज है कि नहीं है। अभी आप मेरे को एग्जांपल मैं आपको दे के बताता हूँ। मेरे पास अभी तक एक भी केस ऐसा नहीं आया कि मैं सही मकान बना रहा हूँ, नक्शे के हिसाब से बना रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई परेशान कर रहा है। तो जब हमारी थोड़ी गलती होती तो ही कोई उसको मिसयूज़ करता है। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी किसी और की गलती को लोग ब्लैकमेल करने के लिए या कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए मिसयूज़ कर लेते हैं उस हथियार को। सर, इंदौर का आप ये कल्चरल डेवलपमेंट कैसे देखते हैं? मतलब हाउ गुड इंदौर इज़ ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ कल्चर।
एक नाइट कल्चर भी चला करता था पहले। ईबी रोड पे परमिशन थी दुकानों को ऑपरेट करने की, उसको बंद कर दिया गया। ये दो अलग अलग बातें हैं। इंदौर में तो रात्रिकालीन चौपाटी सराफा की बरसों से रही है, तो वो भी एक नाइट कल्चर है। रात्रि में जाना, अपने परिवार के साथ जाना, मस्ती करना, व्यंजनों का आनंद लेना। अब प्रोग्रेसिव स्टेप की तरह बीआरटीएस के 500 मीटर दोनों तरफ रात को 10 बजे बाद भी दुकानें, कमर्शियल स्टॉप्स, मॉल्स खोलने की परमिशन दी, जिसमें लिकर की दुकानें बंद थीं। अब उसमें 1-1.5 साल में ये अनुभव आया कि केवल चाय, सिगरेट की ही दुकानें चालू हैं। ना कोई आईटी की कंपनी चालू है, ना कोई मॉल चालू है, ना फूड एंड बेवरेजेस के अच्छे रेस्टोरेंट चालू हैं। और उसका ये अनुभव आया कि भरकुआ चौराहा हो, गीता भवन चौराहा हो, या हमारा LIG हो, यहाँ रात को 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक आपको एक ही तरह का दृश्य दिख रहा है। तो वो कौन सा कल्चर है? उस कल्चर के लिए हमने रात में परमिशन नहीं दी थी। तो वो प्रमोट करना है तो अलग बात है, तो उसको तो प्रमोट करना नहीं है। हम तो चाहते थे कि नाइट कल्चर में शहर का डेवलपमेंट हो, शहर का फेस लिफ्ट हो, इसलिए उसको बंद कर दिया। लेकिन कोई कोताही नहीं है। जब हमको लगेगा कि भाई 24/7 मॉल चालू करें, और वो करें, उन्होंने किए नहीं। जिन लोगों ने ये डिमांड रेस की थी कि रात में चालू करो, उन्होंने एक ने भी दुकान चालू नहीं रखी। आप बताओ कौन सा मॉल चालू रहता है? मुझे ऐसा लगता है कि रात में अगर वो मॉल चालू रख देंगे, अगर कॉस्ट, उसका जो रनिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। वही नाश्ता ही चलेगा रात में, रात में किसके लिए चालू? फिर कौन सा कल्चर प्रमोट कर? आप भी कॉलेज में पढ़े, मैं भी कॉलेज में पढ़ा। हफ्ते में 1-2 बार कहीं रात को 1-1.5 बजे में बदमस्पा पाव छाने चले गए, चाय पीने चले गए। इंदौर में राजबाड़ा में लोग जाते थे। लेकिन रात भर आप बाहर रह रहे हो, हुड़दंग कर रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो, उसमें और उसमें डिफरेंस है। यूथ में रात को जगना, देर तक पढ़ाई करना, फिर एक बार चाय पीने जाना, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप नशा करके उपद्रव कर रहे हो और उसका मिसयूज़ कर रहे हो, तो उसको किसी को तो ठीक करना पड़ेगा। या जो यूथ वाली बात बोली आपने, आप जब कॉलेज में थे, मैं आपसे थोड़ा छोटा होऊंगा उम्र में, पर हमारा एक सेम वाइब का कॉलेज टाइम था हमारा। आज के टाइम को आप कैसे देखते हैं? आज की यूथ को आप कैसे देखते हैं? मैं तो बहुत बड़ा सी चेंज देखता हूँ। हमारे समय में समाज को लेके, देश को लेके, सोसाइटी को लेके इतनी जागरूकता नहीं थी। लोग अपने अलावा किसी बारे में कम सोचते थे। उसका उदाहरण भी दे रहा हूँ। मैं तो ABVP का एक्टिविस्ट था। एक मीटिंग करनी होती थी, हफ्ते भर तक हर कॉलेज के कैंपस में जाते थे, लोगों को बुलाते थे कि इस इशू पर डिस्कस करना है, आप आइए। 2 या 3 लोग आते थे। आज व्हाट्सएप पे एक मैसेज डालो, भारत की, विकसित भारत पे डिस्कशन करना, 100 लोग आते हैं। MUN में 2000 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन करा के इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो अभी का जो यूथ है, जिसको हम जेनजी कह रहे हैं, जेनजी अल्फ़ा कह रहे हैं, उसको सामाजिक मुद्दों की समझ है, पारिवारिक मुद्दों की समझ है, उस पर वो देखता भी है और बोलता भी है। बहुत बड़ा चेंज है और मैं इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से ही देखता हूँ। बस उसमें ये जो थोड़ा सा अधिक वेस्टर्नाइजेशन है थॉट का, उस पर ज़रूर कुछ काम करने की ज़रूरत है। पर मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ हमारी इस जनरेशन से। जो वेस्टर्नाइजेशन थॉट आपने बोली कि एक असर है उनके ऊपर, तो वो किस तरीके का असर है? मतलब आप कैसे देखते हैं उसको इन टर्म्स ऑफ जो पहनते हैं या जो वो खाते हैं या जिस तरीके से उनका अप्रोच है? खाने को लेके थोड़ा ज़्यादा है मुझे। पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर खाएं तो सब खाने ही चाहिए, मस्ती है, आनंद है उसकी। तो सर, एक हम क्लीनेस्ट सिटी हैं इंदौर की, लेकिन रिसेंटली भी एक एक्सीडेंट हुआ जहाँ पर पे चोइथरा मंडी के सामने 2 नगर निगम कर्मियों की मृत्यु हो गई। तो बीइंग क्लीनेस्ट सिटी, क्या हमारे पास में इक्विपमेंट्स नहीं है वो जो होना चाहिए? देखिए, सीवरेज में उतर के काम करना अलाउड ही नहीं है। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं सबको कि 6 फीट की लाइन हो, 8 फीट की लाइन हो, आपको चैम्बर में नहीं उतरना है। नंबर 1 एकदम क्लियर है। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, संसाधन नहीं है, वो अभी मैं उस पर भी आता हूँ। लेकिन 6 फीट 8 फीट के चैम्बर में भी नहीं उतरना है, एक बात। दूसरी बात, ये जो घटना हुई ये प्राइमरी लाइन है। इसमें तो असंभव है कि कोई उतर के काम कर ले, इम्पॉसिबल है। कोई भी नहीं उतरता, उसमें सफाई होती ही नहीं है उतर के। उसकी कोई चोकिंग होगी तो उसकी मशीनें वही आके साफ़ करती हैं। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि कोई सेप्टिक टैंक से टैंकर भर के लाए
और उसको इस प्राइमरी लाइन में खाली किया ताकि ये सीवरेज की लाइन में चला जाए। और जब इन्होंने उसको खाली कर लिया तो कोई पाइप वाइप उसमें रह गया, तो और वो जो हमारा साथी था उसको लेने उतर गया जी। वो लेने उतरा तो उसका दोस्त उसको बचाने उतर गया। तो उसमें ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। तो ना तो कोई इंस्ट्रक्शन था कि उस ड्रेनेज लाइन को साफ़ करना है या आपको उतरना है, और प्राइमरी लाइन में तो वैसे भी सफाई करके जाने का कोई आवश्यकता है ही नहीं, उसकी मशीनों से ही होती है। और वो सब संसाधन हमारे पास हैं। जब भी कोई लाइन चेक होती है हमारी मशीन जाती है, उसी से हम साफ़ करते हैं। उस दिन मैं वहाँ मौजूद था, मैं तो हुआ यही था कि एक पाइप जो था वो टूट के गिर गया था, निकल के गिर गया था। उस पाइप को निकालने के लिए वो सज्जन उतरे थे और इस कारण से ये दुखद इंसिडेंट हुआ। राजनीति का जो परिदृश्य है सर, इसको आप कैसे देखते हैं विद इन कंट्री और विद इन पार्टी ऑल्सो? ठीक है, उसके लिए आपको 2014 के पहले का भारत और 2014 के भारत की तुलना करनी पड़ेगी। और अभी देश में भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, अपनी विचारधारा के आधार पर काम कर रही है। भाजपा के संविधान में हमारा दर्शन जो एकात्म मानव दर्शन है, अंत्योदय का दर्शन है, और उस दर्शन के आधार पर हमारे कुछ कमिटमेंट्स हैं जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ले आउट किए हैं। कमिटमेंट फॉर नेशनलिज्म, कमिटमेंट फॉर डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर काम करेंगे, गांधीवादी समाजवाद और स्वदेशी, सर्वधर्म समभाव जिसको हम पंथ निरपेक्षता भी कह सकते हैं, और मूल्य आधारित राजनीति। ये 5 हमारे कमिटमेंट्स हैं कि हम राजनीति करेंगे तो इनको कभी तोड़ेंगे नहीं। तो राष्ट्रीयता के भाव से नेशन फर्स्ट, उसी लाइन पे देश में केंद्र सरकार काम कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन उसका एग्जाम्पल है। वन नेशन वन इलेक्शन से सबसे ज़्यादा नुकसान एज अ पार्टी किसी को है तो वो बीजेपी को है, लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में कमिटमेंट था कि हम देश में वन नेशन वन इलेक्शन लाएंगे, तो हम पार्लियामेंट में ये बिल लेके आए जो कि अब फ्लोर पे आएगा पास होने के लिए। तो वो देश हित में है, पार्टी के लिए नुकसान हो सकता है, फिर भी हम उस काम को कर रहे हैं। सर ये तो बात हो गई पार्टी की यही मैं कह रहा हूँ। तो इस लाइन से बीजेपी खुद भी काम कर रही है, अपने कैडर को भी तैयार कर रही है, और देश को भी हर दृष्टि से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए, और केवल देश नहीं, दुनिया को। हमारा तो कहना ही यही है, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से देश और देश से दुनिया। मतलब हम अभी देश के बारे में नहीं, दुनिया के बारे में भी सोचते हैं। इसलिए तो 100 देशों को कोविड इंजेक्शन दिया था। और सर कोविड का जो इंजेक्शन है उसका एक बड़ा मसला बन के निकला बाहर। वो तो खैर जांच का विषय है, पर जब ज़रूरत थी तब इंजेक्शन देश भारत ने बनाया और दिया लोगों को। मुझे सही से डेटा याद नहीं है अभी, लेकिन शायद कोर्ट का आदेश आया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि कोविड इंजेक्शन लगने की वजह से जिन लोगों को जो समस्या हुई है उसका सरकार जो है उनको भुगतान करे। नहीं, इसमें तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि अभी तक तो ऐसी कोई रिपोर्ट या ऐसी कोई फाइंडिंग नहीं आई है कि इंजेक्शन लगने से ये हुआ है। पहले वो तो डाटा आ जाए एक बार। उसमें जांच चल रही है अभी। हाँ। सर ये बात अपने देश की करी, पार्टी की पूरी पैन इंडिया आइडियोलॉजी की बात करी आपने। मध्य प्रदेश में आप कैसे देखते हैं अब राजनीति को, पॉलिटिक्स को? मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। अभी भी एक तरीके का खिंचाव दिखता है, ऐसा लगता है कि कुछ छोटे छोटे दल बन गए। मैं इंदौर शहर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हम इंदौर की बात करेंगे। कुछ एक खिंचाव, कुछ तनाव, कुछ पक्ष बन गए, जिस कारण से कई लोग कहते हैं कि इंदौर का डेवलपमेंट रुक गया है। देखिए, बिल्कुल गलत बात है ये। किसी के बीच में कोई मनभेद नहीं है। मुद्दों पे मतभेद हो सकता है, वो स्वस्थ राजनीति में और डेमोक्रेसी में होना भी चाहिए। भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है, और उसी काम को सब लोग नीचे उतारने में भी लगे हुए हैं। एक चीज़ जो बीजेपी एज अ पार्टी ने करी, जो मैं देखता हूँ और मैं पाता हूँ मैं, कि बीजेपी ने बहुत सारे विंग बना दिए, बहुत सारे प्रकोष्ठ खोल दिए। तो कई बार मैं देखता हूँ कि आज स्थिति ये है कि शहर में आप जितनी भी गाड़ियों को देखेंगे तो मैक्सिमम गाड़ियों पे कोई किसी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है, कोई किसी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है। एक इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। इसको आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक हमने प्रकोष्ठ बनाए हैं, ये तो हम अपनी पार्टी जनता तो कोई रही नहीं, जितने हैं उससे ज़्यादा की भी ज़रूरत पड़ेगी तो बनाएंगे। लेकिन यदि कोई इस प्रकोष्ठ की नेम प्लेट लगा के नियम तोड़ रहा है तो ये गलत है। नेम प्लेट लगाना अलाउड नहीं है। तो पर अगर बहुत सारे प्रकोष्ठ बन जाएंगे, सारे के सारे लोग ही बीजेपी में आ गए, तो कुछ विपक्ष बचा ही नहीं। ये तो जनता का विश्वास है कि भाई अच्छा काम करें, इसलिए हम जुड़े हैं। दूसरा ये है कि प्रकोष्ठ क्यों नहीं बना। भाई लॉयर्स के बीच में काम करना है तो विधि प्रकोष्ठ है, वहाँ के वकीलों में भाजपा का विचार पहुँचे और वकीलों के लिए क्या काम करना है, वकीलों के क्या इश्यूज़ हैं वो हम तक पहुँचे। व्यापारियों के बीच में हमको काम करना है या व्यापारियों के क्या इशू हैं हम तक आएँ, तो व्यापारिक प्रकोष्ठ है। किसानों की क्या समस्या है वो समझना है
या हमारे लोग किसानों के बीच में एक्टिव हों तो किसान मोर्चा है, महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, और वैसे बहुत सारे और ऐसे प्रकोष्ठ हमने कांग्रेस को बनाने से रोका नहीं है। आप, हाँ ये अच्छी बात बोली आपने सर। हमने रोका है क्या? उनको बनाए ना अपने प्रकोष्ठ, जाए लोगों के बीच काम करें। कांग्रेस को सर आप अभी मौजूदा हालात में कांग्रेस का रोल आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनके साथ समस्या ये है कि ना नीति है ना नीयत है। तो ये जब दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है, और तीसरा बड़ा संकट नेता भी नहीं है, तो नीति नीयत नेता तीनों नहीं है, तो कैसे लोगों का विश्वास जागृत होगा? और ये भी कहा जाता है डेमोक्रेसी में कि अगर विपक्ष मजबूत नहीं हो तो कई बार पक्ष जो पार्टी जो सत्ता में है फिर वो पार्टी अच्छे से काम नहीं कर पाती है। देखिए, ये तो बहुत सही बात है, लेकिन भाजपा के साथ ये बात नहीं है। भाजपा अगर पक्ष में मजबूत है तो वो जनता के सुझावों से ही काम करती है, इसलिए वो चैलेंज नहीं आएगा। जन भागीदारी से, जनता से बात करके, जनता के सुझाव लेकर हम काम करते हैं। इसलिए कभी भी सत्ता का मद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे हावी नहीं होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 11 साल से इस देश के लगातार प्रधानमंत्री हैं। उसके पहले वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के। मैं अभी भी कभी भी उनके चेहरे पे आपको घमंड, अहंकार नहीं मिलेगा। बड़े से बड़े नेता गरीब के घर में जाके भोजन करते हैं, समरसता के भाव से काम करते हैं। आप प्रधानमंत्री से मिले? मैंने उनको रिसीव किया है कई बार, पर आप प्रधानमंत्री से मिले? 1-to-1 इश्यूज़ पे, मुद्दों पे बात नहीं हुई। तो पार्टी में जैसे एक बड़े नेता हैं, कैलाश जी हैं, मोहन यादव जी हैं, आपकी बात इनसे होती होगी, तो ये भी एक आम आदमी को जानना है कि आप जैसे बड़े लीडर्स पर्सनल नोट पर आप लोग क्या बात करते हैं? मतलब एक नॉर्मल ऐसे कैजुअल बातें आप करते हैं या ऐसा सीरियस ही रहता है सारा मामला एकदम? नहीं, जैसे सहज रहते हैं, जैसे बाकी लोग रहते हैं, हम भी वैसे ही रहते हैं, और मैं तो वैसे ही हूँ। मैंने कभी मेयरशिप को अपने सिर पे चढ़ने नहीं दिया। जैसा सहज नौजवान रहता है, लोगों के बीच में रह के काम करता है, वैसे ही हूँ। और वैसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं और कैलाश जी भी हैं। और जब भी मिलते हैं, जब इश्यूज़ की बात होती है तो इशू पे बात करते हैं, बाकी सहज सब बात होती है। घर कैसा है, परिवार कैसा है, हंसी मजाक भी होती है, और कभी कभी तो कुछ रील जो अपने पे बनती है उसको देख के हम भी चर्चा करते हैं। ये वाली जो आपने बात छेड़ी रील वाली, आपका सोशल मीडिया हैंडल है, आप उसको चलाते हैं, कभी देखते हैं? हाँ, मैं तो रोज़ देखता हूँ उसको। उसमें कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं आप? बिल्कुल पढ़ता हूँ। तो उसमें बहुत सारे लोग आपकी तारीफ भी करते हैं, बहुत सारे लोग आपके विरोध में भी बहुत सारी बातें लिखते हैं, तो उन विरोधी बातों का असर कैसा होता है आपके? उसमें विरोधियों में से तो मैं तो हमेशा पॉइंट निकालने की कोशिश करता हूँ कि इसमें से कोई मुद्दे की बात है तो इसको अपन ठीक कर लो। वैसे भी निंदक नियरे राखी है, आंगन कुटी छवाए, तो होना ही चाहिए। और सोशल मीडिया इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ आपको आपके बारे में लोग बताते हैं, और उसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये जैसा आपने बोला कि निंदक न्यारे राखिए, ये बात मैंने भी कई जगह पर कही है, उस बात में मेरा बहुत अटूट विश्वास है। पर जब कोई ज़्यादा क्रिटिसाइज कर देता है तो एक अलग तरीके का प्रेशर आ जाता है कि उस रील को हटा दो या इसको हटा दो या ये कैसे डाल दिया। इस तरीके के भी कई सारे केसेस देखने को मिले। कुछ मैनेजमेंट में करते हैं, पर मैं तो ये मानता हूँ कि रील में से, कंटेंट में से आप क्या पॉजिटिव ले सकते हो वो आपको लेना चाहिए। सर, आप एज अ शहर जो है, एज अ शहर 3 साल के टेन्योर में एक चीज़ ये बताइए जो आपको लगता है आपने स्ट्रांगली बहुत अच्छी करी और वो स्ट्रांग बदलाव लेकर के आया अपने 3 साल के पिछले टेन्योर के अंदर इंदौर शहर में। हुकुमचंद मील की समस्या को हल कर दिया। बाकी मैंने आपको ढेर सारी चीज़ें बताई हैं। शहर को डिजिटल बनाने के लिए बहुत फर्म स्टैंड लेके उस पर काम किया। अपना सराफा चौपाटी पे फर्म स्टैंड लेकर काम किया। अभी चंद्रशेखर आज़ाद प्रतिमा से लेके एयरपोर्ट तक की रोड पे हम बहुत फर्म है कि उसको हम बनाएंगे। सर, ऐसी एक चीज़ बताइए आपको लगता है जो और बेहतर हो सकती थी पर वो हो नहीं पाई अभी तक आपके टेन्योर में? बहुत बेहतर हो सकती थी कि शहर में पीपीपी मोड पे बहुत सारे काम हमारा करने का मन था, वो नहीं हो पाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जनता के लिए कुछ अच्छे रिक्रिएशनल सेंटर्स बन जाएं, जनता के लिए खेलने की अच्छी सुविधाएं हो जाएं। जैसे नेहरू स्टेडियम को मुझे ठीक करने का बहुत मन था, प्लान भी बना, पर अभी वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। मतलब नेहरू स्टेडियम के पास आना चाहता हूँ मैं। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले हमने कवर करी थी न्यूज़, जहाँ पर हॉकी के प्लेयर्स जो हैं उनका एक ग्राउंड हुआ करता था, पर नगर निगम ने उसको ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया, कुछ ग्राउंड बनाया, उसको नगर निगम ने यूज़ करा और उनको बोला कि आपको दूसरा ग्राउंड मिल जाएगा। और उसके बाद से उनको ग्राउंड नहीं मिला हुआ है। तो जेल जो है, जेल के पास और दिल्ली कॉलेज का जो एग्जिट डोर है, वहाँ पर वो हॉकी के प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, मतलब आपने बहुत अच्छा सवाल किया ताकि ये परसेप्शन ठीक हो। नेगी जी को और वो उसके जो और ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मैं खुद वहाँ गया, अपने यहाँ घर ला के बिठाया जहाँ आप बैठे वहीं, और उनको मैंने कहा कि ये हमारा स्टेडियम है, ये हम आपको देते हैं, आप यहाँ प्रैक्टिस शुरू करो। तो वो उस पर तो कन्विंस नहीं थे, तो फिर अब हम और जगह देखते हैं।
उनको तो जगह हमने दी है, जहाँ भी ऑप्शन और मिल सकता है तो वो हम उनको दे देंगे, कोई उसमें मना ही नहीं है। और नेहरू स्टेडियम में भी पूरा खाली पड़ा हुआ है, वो प्रैक्टिस करें, कोई मना ही नहीं है। मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि जो जगह हमको अलॉट हुई है वहाँ पर शरारती तत्व बहुत सारे रहते हैं और कुछ बच्चे भी वहाँ पर आती हैं, इस कारण से उनको वो जगह जो है छोड़नी पड़ी, ऐसा उन्होंने मुझसे बोला। और ये रिकॉर्डेड बयान है जो कि वही वाली जगह है, वही मैंने आपको बताई। तो अब और जगह देखते हैं। और वैसे भी अब एक तो नया हॉकी का स्टेडियम बन के लगभग तैयार हो गया है बिजलपुर में, वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से उनको कह रहा हूँ कि उनको प्रैक्टिस करनी है तो अभी हमारा छत्रपति शिवाजी स्टेडियम जो छेटा नेहरू स्टेडियम का हमने नाम बदला, वो वहाँ प्रैक्टिस कर लें, कहीं जहाँ वो कहें प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस जो वो प्रैक्टिस शाम को कर रहे हैं वो स्टेडियम में करें। सर स्पोर्ट्स एक इंडिविजुअल को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि स्पोर्ट्स को लेकर के भी जिस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं रेगुलर बेसिस पे बैडमिंटन खेलता हूँ, मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलता हूँ जाकर के। मैं देखता हूँ जिसके पास ठीक ठाक रुपया है, जो मैनेज कर सकता है, जो एक क्लब की मेंबरशिप ले सकता है, वो जाके वहाँ पर खेल सकता है। पर जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ होना चाहिए, तो उतना बेहतर डेवलपमेंट नहीं है इंदौर शहर में। नहीं तो मैंने आपको कहा ही कि मैं स्टेडियम को लेके जो मैं काम करना चाहता था वो अभी तक नहीं कर पाया हूँ, पर फिर भी हमने हर विधानसभा में एक स्टेडियम का प्लान किया और उस पर काम शुरू भी कर दिया है। मल्टी स्पोर्ट्स अरीना बनेगा क्या पूरा? वो जहाँ जितनी जगह उपलब्ध है उसमें कुछ कुछ खेल सुविधाएं, जैसे बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, 2-3 चीज़ें एक जगह कर दी, 2-3 जगह एक जगह कर देंगे, ऐसा कर रहे हैं। खेल पर आपको काम करना आपको लगता है भी रह गया वो आपकी तरफ से? 100%। सर शहर के युवा को या 100%, देश के युवा को 100%। आप क्या मैसेज देंगे कि अगर वो राजनीति में अगर आना चाहता है तो उसको पहला स्टेप क्या होना चाहिए? राजनीति में आना है तो खूब अध्ययन करो, चीज़ों को समझें और फिर हर स्थिति में शांति से चीज़ों को समझ के उनको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करते रहें। लोग चीज़ों को पुश करते रहें, धीरे 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 सब चीज़ें होती हैं। हम अगर ये सोच लेंगे कि राजनीति में आज आएँ और कल मेरे को ये पद मिल जाए और परसों मैं ये काम कर दूं, तो ये संभव नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात कही, नितिन नवीन जी जो बने, कि राजनीति जो है वो 100 मीटर की फर्राटा दौड़ नहीं है, मैराथन है। धीरे धीरे दौड़ेंगे, सबको साथ लेके दौड़ेंगे तो ज़रूर आगे निकलेंगे। मैं एक बड़े बिजनेसमैन से मिला था अभी, ही ओन्स 3 कंपनी का मालिक है वो, और उन्होंने मुझसे कहा था कि जिस तरीके से देश विकास कर रहा है, सरकारें जिस तरीके से काम कर रही हैं, तो एक दिन जो सरकारें हैं वो एब्सोल्यूट कंडीशन में आ जाएंगी जहाँ पर सरकारें तो रहेंगी पर जो सॉल्यूशन ड्रिवन जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट कंपनियां करेंगी। उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे एक एम्बुलेंस है, ब्लिंकिट एम्बुलेंस आई जो 1 मिनट में क्विक एम्बुलेंस पहुंचती है और अभी तक बहुत सारे लोगों को सेफली पहुंचा चुकी है। एक उदाहरण दिया मैंने आपको। तो ऐसा लगता है आपको कि प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो ज़्यादा सोल्यूशन निकाल रही हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट? सर्विसेज में प्राइवेटाइजेशन से जनता का भला हो रहा है, सेवा में, तो क्या बुराई है उसमें? पर प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन दे रही हैं। हैं तो इसी देश के नागरिक। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। हैं इसी देश के नागरिक, संस्थाएं भी इसी देश की हैं, प्राइवेट कंपनी भी हैं, तो रूल्स रेगुलेशन तो भारत सरकार नहीं बनाए। और अगर भारत सरकार उनको मौका दे रही है और लोगों का भला हो रहा है तो ये रास्ते तो निकालने ही चाहिए। 1-2 इंदौर में जो बड़े इंसिडेंट हुए और जिससे इंदौर का नाम जो है पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो है बहुत ज़्यादा उछला, जैसे एमवाई वाला एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर 2-3 छोटे बच्चे और उनको चूहों ने जो है कुतर दिया था। दुखद है, मतलब वैसा होना नहीं चाहिए। और एमवाई नया बन जाए उसकी सबने कोशिश की और नए एमवाई का काम भी शुरू हो गया है। दुखद भी है, नहीं भी होना चाहिए। और कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी हम फेस कर रहे हैं। सर क्या वो लोग जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोग सही से कार्रवाई हुई है, पे एक्शन भी हुई है? एक सर मैं उन पे तो सब ये भी पे जानना कार्रवाई चाहता हूँ, हुई मैं कई बार कहता हूँ, लोगों से कहता हूँ मैं, कि नगर निगम या जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो लगभग दिन भर सड़कों पर ट्रैवल करते हैं, अपने काम से ट्रैवल करते हैं, तो कई बार वो विजिबल प्रॉब्लम देखते नहीं है क्या, या देखते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जैसे मैं भी एक RE2 RE5 RE7 कुछ है वो मैं भूल रहा हूँ अभी, स्टार चौराहे पर, तो एक खम्बा था वहाँ पर, वो नेचुरली किसी ने कुछ नहीं करा उसको, पर वो लैंड ड्राई हो गया तो नेचुरली टिल्ट होते टिल्टर वो इतना टिल्ट हो गया, वो मैंने कंप्लेंट डाली 311 पर, वो रिजॉल्व हो गया एक दिन और वो खम्बा हटा दिया गया वहाँ से। पर मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे नगर निगम के जो, हाँ देखिए, मैं तो खुद गाड़ी में जब घूमता हूँ तो जो चीज़ दिखती है तुरंत सेट पे बोलता हूँ, उसके लिए लोगों को लगाते भी हैं। और 311 ऐप बना भी इसीलिए है कि कोई और भी समस्या देखे तो वो बताए। और हमारे निगम के अधिकारी कर्मचारी अगर उसको नहीं देखते हैं तो ये गलत है। इसकी हम बार बार ट्रेनिंग भी करते हैं, उनको बोलते भी हैं कि आप जब अपने एरिया में घूमें तो जो जनता की समस्या है उसको आप भी अपनी आंखों से ज़रूर देखें। ओनरशिप की भी कमी है और थोड़ा इस्टेब्लिशमेंट की,
स्किल्ड लेबर की, स्किल्ड स्टाफ की भी कमी है। एक मुझे रिसेंटली आज किसी ने बताया, ये जनता की बातें सुनता हूँ, वही 311 पे कंप्लेंट करते हैं, अगर कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हो पाती है तो वही जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनको बोलते हैं आप अपनी कंप्लेंट वापस लीजिए, क्योंकि उसमें मुझे पता है ये चीज़ है कि वो कन्फर्मेशन लेते हैं हुआ या नहीं हुआ। अगर आपने कहा नहीं हुआ तो कंप्लेंट ऑन रहती है। तो इस तरीके के भी कुछ इंसिडेंसेस मेरे पास में आए। इस तरह के कुछ नहीं, बहुत सारे हैं, पर उसमें कुछ तो जेन्युइन होंगे कि हमारे कर्मचारी ने ज़बरदस्ती बंद कराने की कोशिश की होगी कि उसको कंप्लायंस रिपोर्ट देनी है। ये 1-2% केस हो सकते हैं, मैं मना नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है कि किसी की, मैं उदाहरण देके इसलिए बता रहा हूँ कि घर की ड्रेनेज लाइन चौक है, तो हमारी टीम जाएगी, साफ़ कर देगी, एक बार वो ठीक हो जाएगी, वो 2 दिन बाद फिर चौक हो जाएगी। उसका कारण ये है कि उसमें पूरी लाइन बदलने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम विच इज़ बेस्ड ऑन डिमांड, मतलब लाइन डालने की डिमांड आ गई है। तो अब जब लाइन का टेंडर होगा, लाइन डलेगी, तब तक अगर वो ग्रीवांस पोर्टल पे दिखता रहे तो इसलिए वो ज़रूर रिक्वेस्ट करते होंगे कि आपकी लाइन डले, जब तक आप इसको वापस ले लीजिए। सर रिक्वेस्ट नहीं करते ना, वो डरा के बोलता है। हाँ ठीक है, वो तो ये थोड़ा, मैं इसीलिए मैंने पहले भी कहा आपको कि हो सकता है 1-2% लोग करते भी होंगे ऐसा। सर जैसे हमने लाइन की बात करी, अभी कनाडिया रोड पर लाइन डली है, देखा मैंने, अभी अलग अलग जगह पर शहरों में लाइन डल रही है। तो जो जिस ठेकेदार को लाइन डालने का काम दिया गया है, क्या उसको ये काम भी दिया गया है कि जैसे लाइन डली तो रोड भी बना दे, सही कर दे? तो रेस्टोरेशन का काम रहता है, रेस्टोरेशन का एक प्रोटोकॉल रहता है कि आज लाइन डाली, कवर अप किया, उसको थोड़े दिन छोड़ना पड़ता है ताकि मिट्टी पूरी बैठ जाए। वो पहले दिन रेस्टोर कर देगा तो सीमेंट ही नीचे बैठ जाएगी। उसको और थोड़ा ठीक करने के लिए कि हमने उनको कहा है कि जो छोटे रोलर आते हैं वो चलाओ, तो कम दिन तक मिट्टी ढक के नहीं रखनी पड़े। तो रेस्टोरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। पर अब क्या है, ये सब चीज़ें लोगों को समझाना, आज उनको लगता है कि आज गड्ढा खुदा है, आज लाइन डली, कल बंद हो जाए। सर देखिए, मैं हूँ सर जनता सर, और मेरी सर उम्मीद सर यही है सर। पर आइडियली आपने गड्ढा खोदा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ सेटल होने का टाइम तो आपको देना पड़ेगा ना। सही बात सर, आई एग्री 100%, आई एग्री ऑन टू दिस पॉइंट। कई बार ऐसा लगता है कि एक एजेंडा या एक प्रोपोगेंडा, मैं दो तरफा बात करूंगा सर, मैं जनता की तरफ से भी बात करूंगा और आपकी तरफ से भी बात करूंगा। कई बार लगता है कि एक सेट एजेंडा आपके अगेंस्ट चल रहा है सोशल मीडिया पर, ऐसा पाते हैं आप? कभी देखा आपने, कभी ऑब्जर्व करा आपने? विपक्षी पार्टी के कुछ लोग कर सकते हैं, क्योंकि अब पॉलिटिक्स में सोशल मीडिया वॉर भी एक बड़ा हथियार है। तो हो सकता है विपक्षी पार्टी के कुछ लोगों ने बिठा रखे होंगे जिनका काम ही यही है, ये कुछ भी करें, आप कमेंट लिखो। और सर अब मैं इसको जनता की तरफ से बोलता हूँ मैं, कि जो रूलिंग पार्टी है, आप हैं, आप लोग भी सर कुछ ऐसे डिजिटल प्रोपेगेंडा चलाते हैं ताकि जनता में एक पॉजिटिव थ्रो जाए? हाँ, एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं हम, जो अच्छा काम करते हैं वो जनता तक पहुँचे, उसके लिए कुछ करना पड़ता है तो करते हैं। नहीं नहीं सर, सर मुझे ऐसा लगता है मुझे आपसे और मिलना चाहिए। मुझे बड़ा मुझे बड़ा मज़ा आया सर मिलकर आपसे। आते रहिए। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, या हर वो कंटेंट क्रिएटर जो देखेगा आपकी हमारी इस बात को सुनेगा, आप उसको क्या संदेशा देंगे? देखिए, जो सारी मैंने आपसे बात की हैं वो साफगोई से और हर स्थिति का पक्ष विपक्ष बता कर की है। और अच्छे लोग राजनीति में आए तो उनसे ये अपेक्षा तो रहती है कि वो सही बात कहें, लोगों की बात सुने। ये दोनों काम मैं कर रहा हूँ। तो आपके माध्यम से जनता को मैंने बताने की कोशिश की कि हमने क्या किया है, उसके आधार पर वो अपना मत ज़रूर बनाएं। और भी कुछ सुझाव हैं तो वो आपको ही बताएं। लेकिन मेरी आपसे भी अपेक्षा ये है कि शहर में जो अच्छे काम हो रहे हैं वो भी लोगों तक जाएं। तो सर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सर, जो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कुछ मेरा उनको यही कहना है कि देखिए, ऐसा है कि समाज में निगेटिव या गलत काम जल्दी प्रसिद्धि पाता है, लेकिन पॉजिटिव काम देर से प्रसिद्धि पाता है और वो हमेशा रहता है। जो गलत हो रहा है समाज में आप ज़रूर दिखाइए, हमारी गलती है उसको भी दिखाइए, लेकिन समाज को ठीक करने के लिए, सोसाइटी को ठीक करने के लिए जो अच्छा काम हो रहा है वो भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि सकारात्मकता ही शक्ति है। नकारात्मकता में तो जो लोग करना चाह रहे हैं, थोड़े दिन बाद आपकी नकारात्मक बात सुन के वो भी काम करना बंद कर देंगे। तो पॉजिटिव एजेंडा ही आगे तक जाएगा। हो सकता है कि हम 100% ना कर पाएँ, पर 50% कर भी पाए तो 50% गाड़ी आगे बढ़ेगी। जैसे मेरे पिताजी ने, मैं आई एम द फर्स्ट जनरेशन लॉयर इन माय फैमिली, तो मेरे पिताजी को मैंने कहा कि मेरे को वकालत करनी है, तो बोले ठीक है, मेरी एक शर्त है कि सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना है। तो मैंने कहा पिताजी कोई वकील नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू करते हैं, धीरे धीरे जाएंगे। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि तुम सुप्रीम कोर्ट की तैयारी करोगे तो हाई कोर्ट के तो अच्छे वकील
तो अगर हम राजनीति में कोई एक काम अच्छा लेके करेंगे तो पूरा नहीं होगा, तो अगर आधा भी अच्छा हुआ तो किसी का तो भला होगा ना। तो 100% का लक्ष्य लेंगे तो 50% पूरा होगा। एक से टॉपिक इस पर मैं निरंतर रूप से काम करता हूँ, वो है महिला सुरक्षा। मुझे पता है कि आपका उसमें जैसे एज अ मेयर आपके मूलभूत काम जो है वो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शायद महिलाओं की सुरक्षा जो है वो पुलिस के पास आता है, ऐसा मैं मेरी नासमझी से बोल रहा हूँ, मैं मुझे इतनी समझ है नहीं दीन दुनिया की। तो महिला सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बन के आता है देश में, जहाँ पर जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और भयावह है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट मिसिंग बच्चों की रिपोर्ट्स थी वो इंदौर से थी, और महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म या जो गलत FIR होती है वो सबसे ज़्यादा इंदौर से होती है। नहीं, ये सबका विषय है। पुलिस तो एनफोर्समेंट की एजेंसी है, लॉ एंड ऑर्डर की है। जनप्रतिनिधि और जनता के बीच रह के इन सब चीज़ों के लिए अवेयर करना, महिलाओं को जागरूक करना, उनको सशक्त करना, इसके हम केवल बात नहीं करते हैं, काम भी करते हैं। कुछ कैंप वगैरह ऐसे महिलाओं के लिए? देखिए, मैं एज ए मेयर जो कर सकता था, वी बिकेम द फर्स्ट अर्बन लोकल बॉडी जिसने जनभागीदारी से CCTV सर्वेलेंस लगाने की पॉलिसी बनाई, कानून बनाया। हमारे करीब महिला सशक्तिकरण के स्वयं सहायता समूह बना के उनको रोजगार देने का काम किया है। उनके प्रोडक्ट्स नगर निगम खरीदता भी है। पिंक बसेस में स्टाफ पूरा महिलाओं को रखा है। ई-रिक्शा करीब हम हर साल 100-150 महिलाओं को देते हैं कि भैया आप चलाओ। तो एजुकेट करने के लिए, गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन पे लोग काम करें। और मुझे लगता है कि आज अब लड़कियों को पढ़ाने के लिए लेके जागरूकता तो है, लेकिन समाज में और भी कई चीज़ें हैं जो महिला सुरक्षा के लिए खतरा होती हैं, महिलाओं के लिए खतरा होती हैं, उस पर और अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। बसेस से सर सवाल ये है, बसेस पे सर बड़े बड़े सर वो विमल के ऐड नहीं लगने चाहिए। विमल वाले RMD की तो नहीं लगने चाहिए। जब हम नो थू थू अभियान करते हैं तो मैं कई बार उतरवा चुका हूँ, पर अभी तो बहुत दिन से नहीं दिखे होंगे। आज ही रास्ते में आया, देखते हुए आया। मैं उनको फिर से बोलूँगा, हटाएंगे उनको। सर मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मैं जाना चाहता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि और ऐसे आपसे बात करते रहूँ मैं, लेकिन मैं समझता हूँ आपके ऊपर और बात कर लेंगे 2-4 नए एजेंडा पे फिर बात कर लेंगे।